नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर का पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल और टॉपिक होगा विश्व भूगोल का सामान्य परिचय। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए विश्व का भूगोल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। तो देखते हैं, भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है। भूगोल गोलाकार पृथ्वी का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। क्या है? मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। वहीं हम देखेंगे नेक्स्ट, भूगोल के जनक। भूगोल के जनक भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज जो यूनानी थे ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भूगोल ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है। भूगोल जो है ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है जो यूनानी भाषा के जियो प्लस ग्राफोस शब्दों के संयोग से बना है। अतः ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। अतः ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। नेक्स्ट देखेंगे, इसी क्रम में हिकैटियस ने पुस्तक जस प्रियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकाल के भूगोलवेताओं में कौन कौन है? तो वे हैं आपके पारेनियस, इमैनुअल कांट, जॉन ए जॉर्ज कास्टर, है ना। ये पिता और पुत्र दोनों हैं। जॉर्ज कास्टर ने भूगोल को आनुभाविकता में वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया। नेक्स्ट, जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट ने भूगोल के क्रमबद्ध तथा रीटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर प्रकाश डाला है। हम्बोल्ट ने भूगोल के क्रमबद्ध, वहीं रीटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट देखेंगे, 1990 के बाद से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा, है ना। 1990 के बाद से भूगोल का राजनीतिक, आर्थिक मामलों में देखे तो ज्यादा प्रयोग होने लगा। अब हम लोग देखेंगे भूगोल का परिभाषा, ठीक है। भूगोल का परिभाषा देखेंगे, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसने कहा था? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग भूगोल का ये परिभाषा दिया गया है। वही हम देखेंगे आर्थर होम्स के अनुसार, तो इन्होंने कहा था भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। वहीं अल्फ्रेड हैटर ने कहा था भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रिचर्ड हॉटसन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, भूगोल में प्रथम क्रमबद्ध भूगोल के पिता हिकैटियस हैं आपके। वहीं मानव भूगोल के पिता डी लॉ ब्लॉश हैं। वहीं भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल है। वहीं आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। देखेंगे भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार स्ट्रैबो हैं। वहीं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस हैं। याद रखेंगे इसको, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस हैं। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। देखेंगे प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता इरेटोस्थनीज है। मानचित्र कला के पिता टॉलेमी हैं। भौतिक भूगोल के पिता पोलिडोरियम। ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज है।
विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहयम है। विश्व ग्लोबल के निर्माता कौन है? तो मार्टिन बहयम है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड को, ठीक है, ब्रह्मांड को देखेंगे, जिसमें देखते हैं ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगाएं खगोलीय, देखेंगे ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगाएं खगोलीय तारे ग्रह संपूर्ण अंतरिक्ष सम्मिलित है। देखेंगे ब्रह्मांड में क्या क्या सम्मिलित है। तो ब्रह्मांड में अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगाएं, ठीक है, खगोलीय तारे ग्रह, खगोलीय आपके खगोल भी शामिल होंगे, ठीक है, तारे ग्रह है ना सम्मिलित होते हैं। इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत को फर्स्ट देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी, है ना। देखेंगे एब जॉर्ज लमैतर सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। चलिए सेकंड देखेंगे, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी एवं फ्रेड हॉयल द्वारा दिया गया था। चलिए थर्ड देखेंगे दोलन का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, है ना, तो ये डॉक्टर एल संडेजा द्वारा दिया गया था, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में ध्यान रखेंगे। चौथा है स्फीति सिद्धांत, ये अलेन गुथ ने दिया था। पांचवा है आपका निहारिका की परिकल्पना, ये आपको दिए थे इमैनुअल कांट एवं लाप्लास 1976 ईस्वी में, है ना। पियरे लाप्लास ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये प्रमाण किसने दिया था? एडविन हम्बल ने। चलिए आगे देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। देखेंगे कैसे हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले जो पदार्थ थे वो एक लघु गोलक के रूप में थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था, है ना। एक स्थान पर ये जो परमाणु थे एक ही स्थान पर, है ना, स्थित है ना, तो इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। तापमान बहुत, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और घनत्व भी बहुत ज्यादा था, है ना। चलिए इसे क्या कहा गया? सिंगुलरिटी कहा गया, इसे सिंगुलरिटी कहा गया। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ जिससे ये विस्तारित हो गया। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का बृहत विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गया था। परमाणु का निर्माण देखेंगे तो बिग बैंग की जो घटना हुई थी उसके 3 मिनट के अंतराल पर ही परमाणु बन गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का ताप 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे चला गया, जिससे परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। परमाणु पदार्थ का जन्म कैसे हुआ? तो देखेंगे इसके लिए समय तो एक लगा था 3 लाख वर्ष, है ना, और इसमें पहली घटना हुई कि बिग बैंग का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस केल्विन से नीचे चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। देखेंगे आगे, ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ वरन आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान हॉयल ने इसे स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे, है ना। तो
अच्छा, एक चीज हम लोग देख लेंगे, आकाश गंगाओं के बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आकाश गंगाओं का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आकाश गंगाओं को देखेंगे तो जो ये आकाश गंगा होती है, ये गैस, धूल, अद्भुत तारों का एक विशाल संग्रह होता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ना एक साथ बंधे होते हैं, है ना। इसे हम देखेंगे तो हमारे सौर मंडल भी ना मिल्की वे नामक एक सर्पिल आकाश गंगा में स्थित है, जिसमें अति विशाल ब्लैक होल केंद्र में होता है और सर्पिल भुजाएं आपको होती हैं, जहां आप देखेंगे तारे बनते हैं, सॉरी पढ़े होंगे तारे बनते हैं। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, आकाश गंगा की मुख्य बातों को हम लोग सरसरी निगाह से एक बार इसका कीवर्ड देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे तो इसमें तारों का विशाल समूह होता है, आकाश गंगा में तारों का विशाल समूह होता है, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि इसमें गैस और धूल देखने को मिलते हैं, गैस एंड धूल देखने को मिलते हैं, है ना। थर्ड आप लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण भी आपको देखने को मिलेगा आकाश गंगा में, ठीक है। और एक आप लोग मतलब कि चौथा चीज आप लोग को सर्पिल संरचना देखने को मिलेगा, सर्पिल संरचना, ठीक है। मिल्की वे भी आ जाएगा आपको, सौरमंडल का स्थान, केंद्रीय उभार, ठीक है। मूलभूत बातें इतना ही है जो हमको आकाश गंगाओं में ध्यान रखने की हम सभी को जरूरत होती है। आगे देखेंगे, वर्ष 2001 में नासा के मैप माइक्रोवेव एरिस्टोट्रोट्रैफी प्रोब अनुसंधान के अनुसार बिग बैंग घटना के 46 अरब वर्ष बाद सौर मंडल निर्मित हुआ, जो वर्तमान में विस्तार, आकाश गंगा के बीच की दूरी को बढ़ाना, सूक्ष्म तारों की उपस्थिति, रेड शिफ्ट परिघटना, सुपरनोवा विस्फोट इसके साक्ष्य हैं, हो रहा है। नोट, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की खोज सर्वप्रथम अर्नो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की खोज सर्वप्रथम अर्नो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे यानी 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ज हेड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया, इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है ना। देखेंगे, सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल खोजने की सफलता हासिल की है। चलिए आगे देखेंगे, गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसान थ्योरी पर आधारित है। गॉड पार्टिकल जो अवधारणा है भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोसान थ्योरी पर आधारित है, जिसका प्रतिपादन 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने किया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेड शिफ्ट को, है ना। रेड शिफ्ट को देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट आधारित प्रक्रिया जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस की लंबे तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन होता है। डॉपलर इफेक्ट आधारित प्रक्रिया जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस की लंबे तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन होता है। इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंगों का रंग स्पेक्ट्रम में लाल होता है, इसी कारण इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इसी कारण क्या कहते हैं, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट आकाश गंगाओं खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। रेड शिफ्ट आकाश गंगाओं और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लू शिफ्ट को। क्या देखेंगे, ब्लू शिफ्ट को। डॉपलर इफेक्ट आधारित
दूरवर्ती खगोलीय चीजों से आने वाली स्पेक्ट्रम के तरंगों की कम तरंग दैर्ध्य की उड़ विस्थापन की प्रक्रिया। ठीक है, इसे खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान एवं आकाशगंगा की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लू शिफ्ट से आप खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान एवं आकाशगंगा की दूरी का भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे ब्रह्मांड का व्यास। 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी आकाशगंगा हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। देखेंगे अंतरिक्ष की मापक इकाई एक प्रकाश वर्ष 5.88 गुणे 10⁶ मील या 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष की मापक इकाई को। क्या देखेंगे? अंतरिक्ष की मापक इकाई को एक प्रकाश वर्ष 5.88 मल्टीप्लाई 10⁶ मील या 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष इकाई को। देखेंगे अंतरिक्ष इकाई इक्वल टू सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तो IAO इक्वल 1.49 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग पारसेक को देखेंगे। यह दूरी का एक मात्रक है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर है ना 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नोट को देखेंगे प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग आकाशगंगा मंदाकिनी को देखेंगे। यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा संगठित अरबों तारों निहारिकाओं अंतताराकीय गैस बहुत टफ हिंदी वर्ड है। अंतताराकीय गैस, धूल और डार्क मैटर से निर्मित एक अत्यंत विशाल और जटिल खगोलीय संरचना पुंज हाइड्रोजन बादल से होता है, जिसे नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। आगे देखेंगे आकाशगंगा का व्यास आप लोग देख सकते हैं कि बुक में कुछ इस तरह से मेंशन है, लेकिन मुझे अब तक जहाँ तक पता है ना, आकाशगंगा का व्यास जो है 1,05,700 प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना, लेकिन एक बार आप लोग मुझे कमेंट में रिसर्च करके बताएंगे क्या सच में इतना ही है? थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, अगर है तो सही है ना। चलिए आगे देखेंगे मिल्की वे को। हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है। चलिए आगे देखेंगे हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम दो आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम 2 आकाशगंगा हैं। पहली है आपको केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, दूसरा है आपको सैजिक्टिक ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है, थोड़ा नेम टफ है लेकिन ध्यान रखेंगे। चलिए नोट देखेंगे IC1104 है ना, IC जो है 1104 यह अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा है।
अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा का नंबर क्या है? तो ये है आपको IC1104। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग स्थानिक समूह को जिसमें मिल्की वे लगभग 30 आकाश गंगाओं का समूह है। मिल्की वे लगभग 30 आकाश गंगाओं का समूह है जिसे स्थानिक समूह कहते हैं। स्थानिक समूह इसे कहते हैं। देखेंगे हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा की केंद्र बिंदु से दूरी, हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा की केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है? तो ये देखते हैं कितनी। ये आपको 25,000 प्रकाश वर्ष, 25,000 प्रकाश वर्ष। चलिए कुछ बिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा, कुछ बिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा आकाश गंगाएं एक हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे हॉकल समूह। क्या देखेंगे? हॉकल समूह। यह 20 से अधिक आकाश गंगाओं का समूह है जहां मिल्की वे गैलेक्सी स्थित है, जहां मिल्की वे गैलेक्सी स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कवासड़, एक चमकीला खगोलीय पिंड जो आकार में आकाश गंगा से छोटे होते हैं पर आकाश गंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, पर आकाश गंगा से अधिक ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निहारिका। निहारिका को देखेंगे, है ना, नेबुला को अंत तारकीय माध्यम में स्थित धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों का एक विशाल बादल जो अक्सर नए तारों का जन्म स्थान या मृत तारों का अवशेष होता है। हॉर्स हेड, लैगून, ईगल तथा केट आई इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हॉर्स हेड, लैगून, ईगल तथा कैट आई इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखेंगे निहारिका के प्रकार, निहारिका के प्रकार। तो फर्स्ट है आपका उत्सर्जन निहारिकाएं। उत्सर्जन निहारिकाएं यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। ये जो है ना, जो तारे नए नए बन रहते हैं उनसे ये प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिका, उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका, है ना, ये नए तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। चलिए सेकंड देखेंगे परावर्तन निहारिकाएं। परावर्तन निहारिकाएं ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ठीक है, पहला क्या था? बन रहे तारों से प्रकाशित हो रही थी, लेकिन सेकंड परावर्तन निहारिकाएं जो हैं ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ठीक है, ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए प्लेइडिस निहारिका, प्लेइडिस निहारिका। थर्ड देखेंगे श्याम निहारिका, थर्ड देखेंगे श्याम निहारिका। यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। अगला पॉइंट है ग्राह्य निहारिकाएं। ग्राह्य निहारिकाएं इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तारों को उत्सर्जित कर देता है ना। अपने बाहरी तारों क्या करता है? उत्सर्जित कर देता है। लाल दानव तारे में ये तारे क्या कहते हैं, है ना। जैसे देखेंगे ग्राह्य निहारिकाएं होती है ना, इनका निर्माण भी देखेंगे उस वक्त हो रहा होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानों के तारे में बदलकर अपने बाहरी तारों को क्या करता है? उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार देखेंगे आप गोला दिखाई देता है। ठीक है, देखेंगे ओरियन निहारिका है। ओरियन निहारिका हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन निहारिका यह अब भी नए तारों को जन्म दे रही है। क्या ओरियन निहारिका जो है अब भी नए तारों को क्या कर रही है? जन्म दे रही है। आगे देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं, जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रहीय निहारिका का उपयोग तारों की संख्या ज्ञात करने में तथा आकाश गंगा गति की में लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे तारों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टार्स। ओरिजिन ऑफ स्टार्स तारा मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है। तारा मुख्य रूप से एक गैस का क्या होता है? बादल होता है। इसमें मुख्य रूप से हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस होती है। यह बादल जितना घना हो जाता है
उससे उतना अधिक ताप उत्सर्जित होता है। यह क्या होगा, बादल जितना तो आपको घना हो जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, उतना ही अधिक आपको ताप उत्सर्जित करेगा, है ना, जो नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है ना, जो नेबुला क्या होता है, चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है। यह प्रभाव सबसे पहले स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से देखा गया। तारों की अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, तारों की अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इसका अध्ययन हबल दूरबीन द्वारा किया जाता है ना, तारों का अध्ययन हबल दूरबीन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तारों का जीवन चक्र। क्या देखेंगे, तारों का जीवन चक्र। महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न गैस और धूल के कारण, क्या है, महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव से गुच्छे के रूप में इकट्ठा हुए और इस गुच्छे में अधिक दाब के कारण केंद्र का ताप बढ़ने लगा और हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होने लगी, अर्थात नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो रही है, उससे पहले हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, देखेंगे जिसके फलस्वरूप इस गुच्छे से प्रकाश उत्पन्न हुआ, है ना, इसी प्रकाशित पिंड को तारा कहते हैं। इसी प्रकाशित पिंड को क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लाल दानव, रेड जाइंट। जब तारे के केंद्र की हाइड्रोजन, जब तारे के जो केंद्र होता है उसके केंद्र का हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, जो हाइड्रोजन होता है हीलियम में जब परिवर्तित हो जाएगा तो उसके केंद्र में नाभिक संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है ना। लाल दानव तारे के बारे में बता रहा है, उसके नाभिक संलयन की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, परंतु बाहर की परतों में यह अभिक्रिया जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होती है। हीलियम क्या होती है, धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होती है, और जब कार्बन भी आयरन में परिवर्तित होने लगता है तो तारा फूलकर बड़ा आकार धारण कर लेता है और लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तारे की इस अवस्था को लाल दानव कहते हैं। तारे की इस अवस्था क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट, जब तारों में आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है तो लाल दानव विस्फोट कर देता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा विस्फोट में क्या होता है, आयरन की मात्रा उसमें क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या, जब आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी तो लाल दानव विस्फोट कर देता है, फिर उसके बाद क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे व्हाइट ड्वार्फ के, श्वेत वामन। देखेंगे हम लोग श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। विस्फोट के बाद जिस तारे के हिस्से का द्रव्यमान 1.4 ms मास ऑफ सन से कम होता है उसे श्वेत वामन तारा कहा जाता है। श्वेत वामन तारा कब कहते हैं, है ना, जब विस्फोट के समय जिस तारों के हिस्से का द्रव्यमान, यानी जब तारों का विस्फोट हो रहा है उस समय उनका द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से कम होता है। ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, श्वेत वामन तारा कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जब श्वेत वामन अपना प्रकाश खो देता है तो उसे काला वामन कहते हैं। काला वामन कब कहेंगे, जब श्वेत वामन तारा जब अपना प्रकाश खो देगा तब कहेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मांड में अदृश्य अवस्था में रहता है, ये ब्रह्मांड में क्या रहेगा, काला वामन अदृश्य अवस्था में रहता है। नोट में देखेंगे तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है। यदि तापमान 3000 के है तो उसका रंग लाल होगा। यदि तापमान 3000 के है ना, तो उसका तापमान यदि 3000 के है तो उसका रंग लाल होगा। यदि कोई तारा नीला दिखाई दे तो वह सूर्य से अधिक गर्म है ना। यदि कोई तारा नीला दिखे तो वह क्या होगा, सूर्य से अधिक गर्म होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन तारों को। क्या देखेंगे, न्यूट्रॉन तारों को या पल्सर तारा। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक हो, ठीक है, ms से अधिक हो तो यह अत्यधिक तेज गति से घूमता है। ठीक है, जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं। जिस कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं
और उस तारे में न्यूट्रॉन की अधिक होने के कारण न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहते हैं। पल्सर की स्थिति के बाद न्यूट्रॉन तारा अपना प्रकाश खोने लगता है और सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व वाला प्रकाशहीन पिंड बन जाता है। इसी पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। इसी पिंड को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। भंगुर तारा, अब देखेंगे हम लोग भंगुर तारा। यह किसी तारे की अत्यधिक संकुचित अवस्था होती है। यह किसी तारे की क्या होती है? अत्यधिक संकुचित अवस्था होती है। नोट में देखेंगे 1.4 ms, तारे का सूर्य से 1.4 गुना बड़ा होना। ठीक है, 1.4 ms का निर्धारण भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सिंह ने किया था, है ना। 1.4 ms जो है ना, इसका निर्धारण किसने किया था? तो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सिंह ने किया था। इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे श्याम छिद्र या कृष्ण विवर, ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का घनत्व अधिक होता है, जिसे प्रकाश का परागमन भी नहीं होता। यह अदृश्य होते हैं, है ना। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होता है, यानी आप लोग को पता है उसका डेंसिटी, जिसे प्रकाश का परागमन भी नहीं होता है। यह अदृश्य होता है। इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल पास से गुजरने वाली वस्तु को समा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ये एक भारतीय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी अंतिम स्थिति एक बिंदु के रूप में होती है ना। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य का रासायनिक संगठन। सूर्य का क्या देखेंगे? रासायनिक संगठन। हाइड्रोजन H अप्रोक्स 71%, हीलियम अप्रोक्स 26%, कार्बन नाइट्रोजन नियोन, है ना, अप्रोक्स 1.5%, वहीं आयरन अप्रोक्स 0.5% होता है ना। सूर्य का रासायनिक संगठन में देखेंगे तो इतने सारे तत्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नक्षत्र मंडल यानी तारा मंडल को देखेंगे। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध एवं निश्चित आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। नक्षत्र मंडल क्या कहलाती है? तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध एवं निश्चित आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। जैसे अर्सा मेजर, है ना, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। चलिए देखेंगे सप्तर्षि मंडल, अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, देखेंगे आसमान में ग्रीष्म काल में आसानी से दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह सप्तर्षि मंडल कहलाता है। सप्तर्षि मंडल क्या कहलाता है? तो आकाश में ग्रीष्म काल में आसानी से दिखाई देने वाला 7 तारों का समूह। ठीक है, जो उत्तरी दिशा का निर्धारण करता है। सप्तर्षि मंडल जो होता है हमारा क्या करता है? उत्तरी दिशा का निर्धारण करता है। ध्रुव तारों की ओर संकेत यही तारामंडल करता है। ध्रुव तारों की ओर संकेत कौन करता है? यही तारामंडल करता है। देखेंगे आगे है, वर्तमान में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। सेंटोरस, ओरॉन, हंटर एवं जेमिनी भी अन्य तारामंडल हैं। नेक्स्ट देखेंगे धूमकेतु, कॉमेट्स। धूमकेतु सूर्य की दीर्घ कक्षा में वृत्तीय परिक्रमा कर रहे आकाशीय पिंड जो कुपियर में उत्पन्न होते हैं। एक धूमकेतु में एक सिर तथा एक केंद्रीय भाग सेंट्रल पॉइंट तथा एक प्रकाश युक्त पूंछ लाइटेड टिल होता है। सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण यह हमेशा सूर्य से दूर रहती है। इन्हें पुछुल तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हैली धूमकेतु, इसकी खोज एडमंड हैली ने की थी। हैली धूमकेतु की खोज किसने की थी? एडमंड हैली ने, है ना। और कब की थी? 1758 में, 1758 ईस्वी में। यह प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हैली धूमकेतु जो है यह प्रति 76 वर्ष बाद आपको दिखाई देगा, है ना। इसे 1986 में अंतिम बार देखा गया था। इस तरह यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, कब देखा गया था? 1986 में। अभी से कब देखा गया जाएगा? 2062 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सीरियस यह आकाश का सबसे चमकदार तारा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट देखेंगे उल्का, मेट्रोइड्स, है ना। देखते हैं मेट्रोइड्स को, है ना। अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है ना। ये क्या है? एक उल्का ब्रह्मांडीय कण है जो आकाश में चमकीली लकीर सदृश होते हैं।
जो आकाश में चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा या लुक्का भी कहा जाता है। यह वायुमंडल में पहुंचने से पूर्व ही घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं, है ना। उल्का पिंड जो है ना वायुमंडल में पहुंचे पहुंचे कि उससे पहले ही घर्षण के कारण ये जलकर खाक हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड मेटर्स कहा जाता है। प्रायः दिसंबर जनवरी में पृथ्वी से कांड्रिटिस नाम का उल्कापात दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखेंगे वर्म होल। 1915 ईस्वी में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1900, देखेंगे आप वर्म होल, ठीक है, 1915 ईस्वी में आया था और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ठीक है, जिसे बताया गया कि अंतरिक्ष में 2 पॉइंट के बीच एक सुरंग है। जिसे बताया गया कि अंतरिक्ष में 2 पॉइंट के बीच ना एक सुरंग है। ठीक है, जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ता है। जो स्पेस और टाइम दोनों को क्या करता है? एक साथ जोड़ देता है। अब हम लोग देखेंगे गोल्डीलॉक जोन। इसे आवास योग्य जोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? आवास योग्य जोन भी कहा जाता है। यह एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह की तरह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो। ठीक है, अब देखेंगे अंतरिक्ष मलबा या कचरा को। स्पेस डेब्रिज। अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे मानव निर्मित पदार्थ जो बढ़ते उपग्रहों के प्रक्षेपण, उनके नष्ट होने के कारण पृथ्वी से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य में घूमते रहते हैं। पृथ्वी से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य घूमते रहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हम सभी का अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अभी समाप्ति होने वाला है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। हबल दूरबीन यह एक खगोलीय दूरबीन है। हबल दूरबीन क्या है? एक खगोलीय दूरबीन है जो अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित है। हबल दूरबीन क्या है? अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में क्या है? स्थापित है। 1990 में नासा द्वारा स्थापित किया गया था। हबल दूरबीन को 1990 में नासा ने एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट, एंड्रोमेडा आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है ना। स्पाइरल गैलेक्सी जो है ये एंड्रोमेडा आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। वहीं देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें रात्रि में तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, है ना। रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की अपवर्तन हो रही होती है। चलिए थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का सौरमंडल। और हाँ, एक चीज़ के लिए सॉरी, थोड़ा सा वर्ड इसमें बहुत क्लिष्ट था जिसको मैं प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत परेशान हो रही थी, तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, है ना। क्योंकि मैं इस बुक को पहली बार रीड कर रही थी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानियाँ फेस ना करना पड़े। थैंक यू, और प्लीज़ हाँ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग। धन्यवाद।